हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और वो फोर्स किन किन फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। चले देखते हैं। देखिए, ऑस्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए, ऑस्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए और उसके पास में कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए, उसके पास में कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी। ऑस्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए और उसके पास में कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका सेंस हुआ कि इस करंट की वजह से, नहीं, इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक नीडल पे एक फोर्स लगा, तभी तो डिफ्लेक्ट हुई। मैग्नेटिक नीडल में एक फोर्स लगा। ये फोर्स कैसा था? अब आप जानते हैं नीडल जो है वो मैग्नेट की बनी हुई है और मैग्नेट पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेट की वजह से ही लग सकता है। नीडल जो बनी हुई है वो मैग्नेट की बनी हुई है और मैग्नेट पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? मैग्नेट की वजह से। तो इससे एक बात तो पता चली कि इस वायर में करंट फ्लो कराने से इसके सराउंडिंग क्या बन रहा है? इसके सराउंडिंग बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये बात पता चली कि वायर में करंट फ्लो कराने से इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनना है। तो ऑस्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात बता दी थी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऑस्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बात बता दी थी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऑस्टन के इस सेंटेंस के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें एक्सपेरिमेंट करने लगे, इस पर स्टडी करने लगे और एक्सपेरिमेंट की एक पूरी सीरीज मिली। और जो एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज मिली उसमें और क्या क्या पता चला, तो उसमें एक चीज़ ये पता चली कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए, अगर किसी वायर में, ये कोई हम सर्किट लेते हैं, ये कोई वायर लें और अगर इसमें करंट फ्लो कराई जाए और इसके पास में किसी चार्ज को रखा जाए, इसके पास में क्या रखा गया? किसी चार्ज पार्टिकल को इसके पास में रखा गया, किसी चार्ज पार्टिकल को। ये चार्ज पार्टिकल था। तो ये देखा गया कि इस चार्ज पार्टिकल में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ना कोई डिफ्लेक्शन ना कोई डिस्टरबेंस। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि इस वायर की वजह से जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो हो रही मतलब इसमें क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वायर में करंट फ्लो कराने से उसके सराउंडिंग बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बना मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये बात पता चल गई। अच्छा, क्यों फोर्स नहीं लग रहा है? क्योंकि आप जानते हैं चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं कि चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? चार्ज पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पे करंट फ्लो, इससे एक बात हमें और पता चली। इससे क्या पता चला कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता। जब किसी वायर के सराउंडिंग करंट फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, क्योंकि अगर करंट फ्लो कराने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना होता तो इस चार्ज पे भी एक फोर्स लग रहा होता। चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप जानते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होता है F = EQ। किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स F = EQ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। तो यहां से दो बातें हमें पता चली। पहली चीज, तो अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएं, उसके पास में कोई चार्ज रखे जो कि रेस्ट में था, ये चार्ज कैसे था? रेस्ट में था। तो उस पर हमने देखा किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब उसमें फोर्स नहीं लगा। अब उस पर अगर फोर्स नहीं लगा तो ये बात क्लियर हो गई कि इस वायर में करंट फ्लो कराने से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तो बना लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता तो इसमें फोर्स भी लगता, क्योंकि चार्ज पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए चार्ज चाहिए, और जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसका नेट चार्ज 0 होता है।
किसी वायर में करंट फ्लो होने पर उसका नेट चार्ज 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होगी तो उसका नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज 0 होने की वजह से Q 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना तो E 0 होने से F भी 0 हो गया, मतलब इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो एक चीज़ हमें पता चली, यहाँ से दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़ पता चली कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता। ये MCQ में क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। और अगर किसी वायर के पास जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके पास कोई चार्ज रेस्ट में रख दें तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, जहाँ रखा था वहीं रखा रहेगा। ठीक है, अगली कंडीशन क्या देखी गई? उसके बाद यही जो चार्ज लिया गया था जो कि रेस्ट में रखा गया था, इसी चार्ज को मूव कराया गया। जब इसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया, यानी अभी तक जब तक ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन इसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया। जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया यानी इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई, वैसे ही देखा गया कि इस चार्ज पार्टिकल में एक डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ। चार्ज पार्टिकल में एक डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ और वो आगे चल के थोड़ी दूर बाद मुड़ गया। ऐसे भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, वो तो डायरेक्शन पे पता चलेगा। यानी थोड़ी देर बाद वो जाके मुड़ गया। अब ये चार्ज पार्टिकल मुड़ गया, अपने रास्ते से भटक गया। देखिए रास्ते से मुड़ने का सेंस क्या हुआ? अब चार्ज पार्टिकल अगर अपने रास्ते से मुड़ गया, इसका सेंस हुआ कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा तभी तो ये मुड़ा। इसका मतलब हुआ इस चार्ज पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लगा तो इसको इसके रास्ते से भटका रहा है, इसको इसके रास्ते से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी क्योंकि ये करंट जो फ्लो रही थी इसके चारों ओर तो मैग्नेटिक फील्ड बनना था, करंट के चारों ओर क्या बनना था? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज पता चली कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में था, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है जो उसको उसके रास्ते से क्या करा देता है? डिफ्लेक्ट करा देता है। उस पर एक फोर्स लगता है जो उसे उसके रास्ते से डिफ्लेक्ट करा देता है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को कहा गया लॉरेंज फोर्स। इसको क्या कहा गया? लॉरेंज फोर्स। यही था लॉरेंज फोर्स कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो उसको उसके रास्ते से डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये फोर्स होगा कितना? तो हमने देखा है फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है। तो सबसे पहले तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे, क्योंकि जब वेलोसिटी नहीं थी तो इस पर फोर्स भी नहीं लग रहा था। यानी एक चीज़ तुम्हें पता चली, ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के पास नहीं थी, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में जब तक था तब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। दूसरा किस पे डिपेंड किया? दूसरा डिपेंड किया, ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी ज़्यादा लगा, क्योंकि फोर्स लगा किसकी वजह से? फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फोर्स किसकी वजह से लगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ऐसा देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी ज़्यादा लग रहा था। जब मैग्नेटिक फील्ड वीक था तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी कमजोर था, यानी फोर्स भी कम लग रहा था। तो यानी ये जो फोर्स था वो डिपेंड कर रहा था किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। तीसरी चीज क्या देखी गई? ये सारा एक्सपेरिमेंट होके देखा जा रहा था, जो एक्सपेरिमेंट में मिलता जा रहा था वो फैक्ट्स लिखे जा रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें मिलती जा रही थी वो फैक्ट्स लिखे जा रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में अभी तक दो चीज़ें मिली। क्या क्या मिला? पहली चीज़ मिली कि जब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी जब तक नहीं थी तब तक फोर्स नहीं था, तो यानी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा। दूसरा देखा गया कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी ज़्यादा लग रहा था। तीसरी चीज़ क्या देखी गई? तीसरी चीज़ देखी कि अगर ये जो चार्ज पार्टिकल था इसके पास अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसके पास अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा। क्यों? ये देखा गया कि जब ये चार्ज थोड़ा सा था, चार्ज कम था, तो भी डिफ्लेक्शन भी कम हुआ। चार्ज को बढ़ा दिया गया, Q की जगह 2Q 3Q कर दिया गया, तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हुआ। इसका मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने का सेंस क्या हुआ? फोर्स ज़्यादा लगा। तो ये कहा गया कि फोर्स डिपेंड कर रहा है चार्ज Q पे। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इन तीन फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और चार्ज पर।
इन तीनों इक्वेशंस को अगर मिला दें तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी F प्रोपोर्शनल टू QVB, QVB, ये कंडीशन बन गई। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट जुड़ेगा K, QVB। ये फॉर्मूला बना चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का, किस सिचुएशन में, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। ये F इक्वल टू QVB जो आया, ये यहाँ पे इक्वल टू एक कांस्टेंट K है। कई सारे एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि K की वैल्यू 1 होती। अच्छा, K की वैल्यू 1 क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू से जो चेंज होने वाला था, K की वैल्यू से जो चेंज होने वाला था उसको हमने B में डिफाइन कर दिया, क्योंकि B हम नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। B हमारे पास अभी तक B हमको नहीं पता था, अब हम B को जोड़ रहे हैं। तो जब अब B को हम जोड़ रहे हैं तो फोर्स में लगने वाला जो भी चेंजमेंट था उसको हमने B में एडजस्ट करा दिया और K की वैल्यू कितनी कर दी, 1 कर दी। K की वैल्यू 1 कर दी। K की वैल्यू 1 करते ही हमें क्या मिला, हमें पता चला F इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB। ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स हो गया जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। अच्छा, ये जो फोर्स QVB है, यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या क्या वेक्टर है, अगर हम बाकी चीज़ों को चेक करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के पास हमने वेक्टर लगा दिया, इक्वल टू Q चार्ज वेक्टर नहीं है, चार्ज स्केलर है। चार्ज को तो हमने ऐसे ही लिखा। V वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेलोसिटी भी लिख दिया। B मैग्नेटिक फील्ड, आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसके पास भी वेक्टर लगा दिया। ऐसा पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने राइट हैंड पाम रूल आपको बताया भी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड पाम रूल आपको बताया भी है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि फोर्स वेक्टर है, V वेक्टर है, B वेक्टर है। क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है कि अगर दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई भी वेक्टर हो, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई भी वेक्टर हो तो बीच में क्रॉस का यूज करते हैं। अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो बीच में क्रॉस का यूज करते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई एक स्केलर क्वांटिटी हो तो बीच में डॉट का यूज करते हैं। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V और B दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर है। इसका मतलब V और B के बीच में हम किसका यूज करेंगे, क्रॉस का। इसका मतलब हुआ कि V और B के बीच में हम क्रॉस का यूज करेंगे। क्यों क्रॉस का यूज किया हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने क्रॉस का यूज कर लिया। तो ये हमारा रियल फॉर्मूला बन गया लॉरेंज फोर्स का, या फिर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऐसा आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा। यह आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे इसका यूज करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर हटा देंगे क्योंकि वेक्टर हटा यहाँ से एफ केवल लेंगे अगर मैग्नीट्यूड लें, क्योंकि साइन थीटा का यूज कर रहे हैं। देखिए वेक्टर हम हटा दे रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हम मैग्नीट्यूड अगर निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालते समय वेक्टर का साइन हट जाता है, मैग्नीट्यूड निकालते समय वेक्टर का साइन हट जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा हो तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो अगर इसमें डिफिनेशन पूछी जाए या फिर आपसे लॉरेंज फोर्स पूछा जाता है तो लॉरेंज फोर्स की डिफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enter in a magnetic field with velocity v, it experiences a force. This force is called Lorentz force. It depends upon the velocity, magnetic field and charge of the particle. यहाँ से फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, when a charge particle enters in a magnetic field with velocity v, it experiences a deflecting force
दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट पे यानी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। तो ये लॉरेंज फोर्स की डिफिनेशन होगी, यानी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफिनेशन होगी। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाए, अभी जो हमने लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू QEB साइन थीटा, अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से F इक्वल टू QVB साइन थीटा, अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड B को निकालना चाहें तो कितना आएगा? B इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हम थीटा को 90 कर दें, इफ थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसी सिचुएशन में B इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन QV। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन क्या होगी? यहां से मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड या इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द, अपॉन का सेंस क्या हुआ? ये साइन है मतलब रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां से अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होगी? अगर हम यहां से यूनिट की बात करें तो B की यूनिट क्या होनी चाहिए? B इक्वल टू, देखिए पहले आप फोर्स की यूनिट रखिए, फोर्स मतलब न्यूटन, अपॉन Q मतलब चार्ज, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और V मतलब मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन पर कूलाम मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो B इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलाम इंटू मीटर। देखिए कूलाम हम ये यूनिट भी लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं? आप देखिए यहां से समझ सकते हैं कि कूलाम पर सेकंड, कूलाम अपॉन सेकंड जो होता है वो एम्पियर होता है, आप जानते हैं, बिकॉज कूलाम अपॉन सेकंड जो होता है वो होता है एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट है ये, Q बाई टी इक्वल टू आई, ये एम्पियर होता है। तो इस हिसाब से यूनिट आ जाएगी B की, न्यूटन तो हमने ऊपर ऐसे ही लिखा, अपॉन कूलाम पर सेकंड से एम्पियर हो गया, इनटू मीटर। तो यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड B की? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हुई न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। यहां से अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो यूनिट तो आपको क्लियर हो गई होगी कि न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। यहां से अगर डायमेंशन निकाली जाए इसकी, तो डायमेंशन इसकी क्या होनी चाहिए? तो डायमेंशन पहले आपको न्यूटन की डायमेंशन पता होनी चाहिए। न्यूटन क्या है? फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन होती है mL⁻² अपॉन एम्पियर। एम्पियर तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन A होती है, मीटर की L होती है। हम सब कुछ ऊपर पहुंचा है तो एक L से एक L तो कैंसिल हो गया, ये आ गया m⁻², a⁻², a⁻², ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो यूनिट और डायमेंशन क्लियर हो गई। अच्छा, जो यूनिट होती है ना, इसका एक नाम और होता है, और वो होता है टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड B की एक यूनिट और होती है जिसको हम टेस्ला कहते हैं। तो अगर टेस्ला को डिफाइन किया जाए, अगर हम 1 टेस्ला को डिफाइन करना चाहें, देखिए आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा B/QV, हमने यूनिट क्या पढ़ी? न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, या फिर टेस्ला। तो अगर कहा जाए 1 टेस्ला, 1 टेस्ला कितना होगा?
तो 1 टेस्ला, देखिए ये पूरी वैल्यू तो टेस्ला के बराबर थी, तो इन सबको 1 1 कर दीजिए, यानी 1 न्यूटन, 1 एम्पियर, 1 मीटर। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करें, यानी F होना चाहिए 1 न्यूटन। अगर हमें 1 टेस्ला चाहिए तो F कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन। Q कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। और V वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर ये सारी वैल्यू 1 कर दी जाए, 1 1 1, तो ऐसी सिचुएशन में B कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि B का फॉर्मूला तो यही है ना। तो B 1 आएगा और B की यूनिट क्या है? टेस्ला, तो आएगा 1 टेस्ला। तो यानी अगर 1 टेस्ला को डिफाइन किया जाए तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज 1 कूलाम हो और ये 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे और 1 न्यूटन के फोर्स को एक्सपीरियंस करे, 1 न्यूटन के फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा। तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा। तो यहां से अगर 1 टेस्ला को डिफाइन किया जाए तो 1 टेस्ला की डिफिनेशन क्या होगी? 1 टेस्ला की डिफिनेशन जो यहां से हमने फाइंड की, इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलाम, इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलाम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए परपेंडिकुलर इससे कहा गया क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा भी होता था और थीटा को हमने कितना मान रखा है? 90, तभी तो उसकी वैल्यू 1 करेंगे। तो परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 1 टेस्ला। यानी ऐसे सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा।